जी अस्सलाम वालेकुम जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने इस व्लॉग के लिए अपना वक्त दिया और ये व्लॉग आपका सहरी के बाद लोग सुनेंगे। तो सवाल आपसे ये है कि फैज़ हमीद का फॉलोअप हम देने जा रहे हैं। जी बहुत ज़रूरी है। तो हमने दोपहर को खबर दी थी कि उनकी गिरफ्तारी के जो है वो कंफर्म नहीं है, अब तो कंफर्म हो चुकी है। सारी स्टोरी बताइएगा कि एक तो वो गिरफ्तारी हुई कैसे और अब उनका जो रिमांड है वो कितने दिन तक का है, और फिर इस गिरफ्तारी का जो इम्पैक्ट है और जो मैसेज है वो कितना बड़ा है। साढ़े पिंड ना मतलब कि जदों ना ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कि कोई 88 की जो 80 की जो दहाई थी ना, मतलब कि आप 87, 86, 85 हम लोग उस वक़्त को 8-10 साल के होते थे, 12 साल के ना, तो उस वक़्त के जो चोर होते थे ना वो लोग जानते थे कि ये चोर है, ये चोरियां करता है, लेकिन वो क्या करते थे कि वो चोरी अपने गांव में नहीं करते थे, वो 2, 4, 6, 10 गांव छोड़ के चोरी करते थे। तो फिर जब कोई ऐसे केस आते थे ना, उनको चोरों को पकड़ना होता था तो उनके घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग उठा के लेके जाते थे और फिर वो चोर जहां भी होता ना था वो आ जाता था। अच्छा, इस मिसाल का इस सवाल से कोई तल्लक नहीं है, ये भी आप ज़हन में रख लें। इस सवाल से ये मेरे पास वैसे ही वो याद आ गया ना थाने की। अच्छा, ये जो भाई पकड़े गए ना उनको जी, पहले जो सुबह ये जो हमने व्लॉग किया था, खबर उस वक्त भी यही थी कि वो पकड़े गए हैं, लेकिन फिर हमने कुछ अपने जो ज़राए हैं उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया जी अभी वो ऐसी हमारे पास कोई खबर नहीं है। लेकिन फिर बाद में ये चला जी कि उनको पहले 9-2-11 हुए हैं वहाँ से और फिर पकड़े गए हैं, फिर कन्फर्मेशन आई। लेकिन यह है कि एंड ऑफ डे पे वो पकड़े गए थे। 2 दिन का उनका रिमांड है, 2 दिन वो सरकारी मेहमान है, और उसके बाद 2-4 साल जो हैं वो गुजार सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनके जो जुर्म है ना, अपने ताकतवर 3 भाई के साथ मिलकर वो बड़े बड़े जुर्म हैं और बड़े बड़े उसमें जुल्म भी हैं। ऐसे जुल्म है कि इंसानियत शर्मा जाए। तो आने वाले दिनों जो इम्पैक्ट है इसको आप देखें, नॉर्मल कभी हुआ नहीं कि इतने तगड़े बंदे का जो भाई है वो पकड़ा जाए या इतना तगड़े बंदे के भाई पर हाथ डाले, कभी मिसाल ही नहीं है। आपको पता है ये बहुत ही कुछ स्पेशल हालात में होता है, मतलब कि वो खदीजा शाह का तल्लक जिन लोगों से था, क्या वो कभी पकड़ी जा सकती थी? क्योंकि वो 9 मई वाला एक ऐसा वाकया था कि जिसपे किसी को माफ़ी नहीं दी गई थी, अदारा बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो लेकिन इसी चीज़ को अगर आप तनाज़र में लेके आए तो जनरल फैज़ हमीद, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद का भाई पकड़ा जाना, जिसको आप छोटी बात ना समझें। और अगर ये 2 दिन के बाद इसको मज़ीद रिमांड होता है, फिर मज़ीद रिमांड होता है, तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। तो ये खासी अहम चीज़ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें जो हैं, ये खुरे जो हैं, ये जो रास्ते हैं, वो जनरल फैज़ हमीद के चकवाल की तरफ जाने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा। पहले अदालत से जो है वो एक जज को जो है वो करप्शन पे निकाला, जो दुनिया में इनकी तारीख नहीं मिलती, और ये शायद पहले रिटायर्ड जनरल भी होंगे जिन पर कोई इस किस्म की चीज़ आए, और वो जो मैं नहीं कहना चाहता कि वो भी ऐसी चीज़ कुछ हो जाए। बिल्कुल, और मुझे ये लगता है, अगर मैं अपनी इनपुट दूँ, कि गुज़श्ता दिनों आपने देखा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें से एक मैसेज पास किया गया कि ये जो खबरें फैलाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, और 9 मई वालों को और उनके मंसूबा साजों को नहीं छोड़ा जाएगा, और कहा गया था कि सख्ती बढ़ेगी। मुझे ये लगता है कि सख्ती बढ़ाने का जो एक वो जो रास्ता अख्तियार किया गया ना, वो इधर से किया गया। अब वो डायरेक्ट फैज़ हमीद को पकड़ इसलिए नहीं सकते कि उन्होंने जो किया है वो डेफिनेटली अकेले नहीं किया। वो कह देंगे जी मैंने उस वक्त के आर्मी चीफ के कहने पे सब किया, फिर आपको अपने आर्मी चीफ को भी पकड़ना पड़ेगा। और आज तक अदारे ने ये होने नहीं दिया कि उनके आर्मी चीफ अगर कोई जुर्म भी किया है तो उसको इस तरीके से कैफरे कटहरे में खड़ा किया जाए। तो उन्होंने कहा फिर इधर से उनके स्क्रू टाइट करते हैं। तो बाकी वो डेफिनेटली स्क्रू इसलिए भी टाइट होने हैं कि उन्होंने की है, करप्शन है, वो तहसीलदार थे और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। अफसार आलम साहब बहुत लंबी स्टोरी लिख चुके हैं इस हवाले से। आगे चलते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के साथ जो उनका सेक्रेटेरिएट था वहाँ पे एक अहम इजलास की सदारत की है। हमने तो सुना था नवाज शरीफ साहब बस आउट हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो अब मरीम नवाज साहिबा उनको किंग मेकर कहती हैं। अब आज भी इजलास में उन्होंने किंग मेकर कह गई, मतलब वो सारा इंट्रोड्यूस करवाया और वो सारी चीज़ें थी, और कुछ उन्होंने आम फैसले भी किए हैं, वो ज़रा बताइएगा। अच्छा, ये ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का अब ज़्यादा रेगुलरली सामने आना चाहिए।
ये जो एक तासर जाता है ना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है और अब वो उनका सियासत में कोई रोल नहीं रहा, तो इस तासर को ख़त्म करने के लिए जो वर्करों के दिलों में बददिली पैदा होती है उसको ख़त्म करने के लिए ऐसे अजलास या ऐसी चीज़ों की मेरे ख्याल में रेगुलर होने चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 1-2 दफ़ा वीक में पंजाब की वजारत आला जो है उनकी बेटी के पास है, वो उनकी रहनुमाई करते हुए नज़र आने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आने वाले दिनों में मियां साहब जो हैं वो ज़ाहिर है रमज़ान के आखिरी अशरे में ट्रैवल करेंगे, सऊदी अरब जाएंगे, फिर उसके बाद ख़बरें ये भी हैं कि इलाज के सिलसिले में वो लंदन जाएंगे। इस पर भी हमारे पास कुछ न्यूज़ हैं, लेकिन वो अभी हम शेयर इसलिए नहीं कर सकते कि ज़रा वो कन्फर्मेशन हो जाए तो फिर करेंगे कि वो क्या सारा शेड्यूल है, प्रोग्राम है। लेकिन उसके अलावा वो लाहौर में हैं, जब तक उनको करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जी अब कब तक IMF के कहने पर जो बिजली है, जो गैस है, जो महंगाई है उसको करते जाएंगे और इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मियां साहब जो हैं वो अंदर अंदर से तो अली साहब वो 2016-17 को याद करते हैं ना, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा उन्होंने IMF को गुड बाय कहा था। इसका मतलब है कि महंगाई जो है उसको ख़त्म होने की तरफ हमारा पहला कदम चला गया था। और अगर देखा जाए 2016-17 के मुकाबले में तो महंगाई तो अभी आसमानों से बात करेंगे ना। 45-50 रुपये वाला लीटर जो पेट्रोल है वो 300 का मिल रहा है, डॉलर जो 100 वाला है वो 300 का मिल रहा है। तो मियाँ साहब जाहिर है दर्द दिल रखते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, लेकिन इस वक्त हालात वो है नहीं कि हम IMF के कहने पर ये चीज़ें ना महंगी करें। लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद इंशाअल्लाह ताला अवाम को ये रिलीफ मिलने वाला है। जो एक बड़ी अच्छी बात की है, जो मियां मोहम्मद नवाज साहब हमेशा पाकिस्तान की ज़राअत की, पाकिस्तान के किसान से बड़ा प्यार और मोहब्बत करते हैं। आज उन्होंने ये कहा है कि जो किसान हैं उनको सोलर जो ट्यूबवेल है उनको चलाने के लिए सोलर दिए जाए। और मैं एक बात बताऊँ आपको, ये 2-4 आइडिया ऐसे हैं। अब जाहिर है हमारे आइडिया तो बड़े होते हैं, लेकिन वो जिनको देने होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनको आइडिया हमारे पसंद नहीं आते, इसलिए हमारे आइडिया इधर ही रह जाते हैं। बड़े होते हैं उनको ऊपर से गुजर। हाँ जी, वो नहीं, वो हमारे आइडिया बल्कि बड़े बड़े खाने की टेबल पर बैठ के हमारी आइडिया सुनते थे। लेकिन उस वक्त अब हुकूमत नहीं आई थी, अब हुकूमत आ गई तो अब हमारे आइडियाज़ की क्या अहमियत है। लेकिन जब तक हुकूमत नहीं थी, अपोजिशन थी, बड़े अहम होते थे हम। बट एनी हाउ, ये इसको लाइट मूड में मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो किसान है ना उसको आप टच करके अपना देखिए, किसान आपका वोटर आज भी है। वो जो गांव वाले लोग हैं ना, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको ये इमरान खान का ये जो फितना और ये जो चीज़ें हैं उन पे असर नहीं करती। तो उनको आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनको इस किस्म की सहूलतें देकर हमेशा के लिए अपना कर सकते हैं। वैसे वो बहुत देखिए, दही अवार्ड जो है वो नवाज शरीफ के साथ ही होता है, लेकिन जब इस किस्म का करेंगे तो वो आप और भी करेंगे। जो आपने ये कहा ना, एक आइडिया था कि आप हर बड़े कस्बे में एक ऐसा सेंटर बनाएं जिसको जिम्मेदारा का नाम दे या कोई और नाम देकर वो उस पर कोई 5-10 करोड़ रुपया लगेगा। 10 करोड़ रुपया एक पे लगाने के लिए हुकूमत के लिए पीनट होता है। अरबों रुपया हुकूमत है अल्ले बल्ले कमों पे लगा देती है। तो किसी बड़े गांव में जिसके कोई 5-10 हज़ार वोट है, वहां पर एक ऐसा सेंटर बनाया जाए अली साहब, जिस सेंटर में वहां पर मशीनरी हो जो गवर्नमेंट से किराए पर ली जा सकी हो, एक ऐप हो, उस ऐप के जरिए बुक की जा सकी हो, और वहां पर ट्यूबवेल का ये जो आपका जो आप लोगों को देने जा रहे हैं, सोलर देने जा रहे हैं, वहां पर ऐसे पोर्टेबल सोलर हों कि लोग ट्रॉली पे डालकर लेके जितनी ज़रूरत है इस्तेमाल करके वापस जमा करवा दें। फिर वहाँ पे आप बीज से दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं। वहाँ पर औरतों के लिए कुछ ऐसे काम निकाल सकते हैं कि वो गाँव की औरतों जो है वो वहाँ पर कुछ काम कर सकें। बच्चों के लिए वहाँ पर कोई कंप्यूटर क्लासेस जो आप कहते हैं कि आपने IT सूबा बनाना है, ये बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आने वाले दिनों में शायद इस जैसे कुछ मनसूबे सामने भी आएँ। ये हम तो अपने जो प्रपोजल है वो अक्सर देते रहते हैं, लेकिन ये जो सोलर वाला मनसूबा है ये मियां मोहम्मद नवाज साहब के किसानों से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अपने कबीना और सरकारी ऑफिसर्स के हवाले से फैसले किए हैं, गैर मुल्की दौरों के हवाले से, वो भी ज़रा बता दें जी। उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारे वज़रा है ना जी, वो एक तो पूरे साल में 3 से ज़्यादा दौरे नहीं कर सकेंगे जी। 3 से ज़्यादा उनको दौरे नहीं करने चाहिए, वो तीन दौरे तक करें। गैर मुल्की जो दौरे हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर जाकर आप लोग जो है ना वो 5 स्टार होटलों में रुकेंगे, 2 स्टार और 3 स्टार होटलों में रुकेंगे। अगर ये तकलीफ कर ले वज़रा तो बड़ी अच्छी बात है। और वैसे भी वहाँ के जो 2 स्टार और 3 स्टार होटल है ना वो यहाँ के 5 स्टार जैसे ही होते हैं। तो मतलब 5 स्टार जैसे तो नहीं होते। अब यहाँ के तो 5 स्टार खैर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यूरोप के वो जो 2 स्टार और 3 स्टार होटल होते हैं ना वो बजट होटल होते हैं। उनमें वो वाली सहूलतें नहीं है जो पाकिस्तान में आप लंबे लंबे मतलब कमरे और सोने। लेकिन क्योंकि आपने रात गुजारनी होती है और सुबह आपने जिस काम के लिए वो काम करना होता है वापस आके फिर रात गुजारने के लिए होती है, तो बड़े बेहतरीन होटल है
अगर ये ऐसा काम हो जाए और यहाँ से अगर कुछ पैसे बचा लिए जाए तो ये कौम पर एहसान होगा। मैं अक्सर वो मलक अमजद साहब है हमारे, वो दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर जिस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं इसमें आपको सबको रोल अदा करना पड़ेगा, इसमें ब्यूरोक्रेसी को, एस्टेब्लिशमेंट को, इसमें मतलब हर किसी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। शहबाज साहब जो हैं वो बड़ा दर्द रखते हैं, वो तनख्वाह नहीं लेते, अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। शेर अफजल मरवत से वो बड़े ज़ेर ताब है ना, तो अब कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उस इजलास में उसको की इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं, उन्होंने कहा कि तुम बाज आ जाओ, तो आगे से शेर अफजल ने कुछ जवाब दिया, वो जरा बताइए यार। वो बड़ा मजे का जवाब दिया है उन्होंने, उसको बताया है कि तुम ये जो उन्होंने कोई कहा है जी कि सूबे में अरबों रुपए की करप्शन हुई है और साइकिलों वाले और मोटरसाइकिलों वालों और रेडियो वाले और मतलब के जो एक काउंसलर बनने के काबिल नहीं था महमूद खान, वो डायरेक्ट वज़ीर आला बन गया। तो उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं और बड़ी ठीक बातें की हैं। उन्होंने बड़े ठीक, अभी तो उनको रोका गया है कि मतलब आप ये चीज़ें ना करें वरना वो पता नहीं क्या क्या बता जाते। लेकिन यहाँ पर उनको उनकी जो कोर कमेटी की तरफ से कहा गया है कि अगर आपने ये चीज़ें बंद ना की, ये हरकतें बंद ना की, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो शेर अफजल मरवत साहब ने यहाँ पे बड़ा तरीही जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का डर और खौफ नहीं है, मैं खुद अपने आप में एक पार्टी हूँ। वो इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो इमरान खान हैं और इमरान खान को किसी चीज़ से कोई मना नहीं कर सकता। शेर अफजल मरवत जो है वो बड़े आने वाले दिनों में भजन आप देखेंगे, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब उनकी बैल पे बैल देंगे और अंदर से आवाज आएगी, मारो इसको, बोलो हम घर पर नहीं है, बताओ इसको, जाओ भागो यहाँ से। तो जनाब वो आने वाले दिनों में वो बड़ा टफ टाइम देने वाले हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। अली साहब देखें ना, उनको कहा गया कि जी मतलब कि आप ये हरकत ना करें, ये ना, उन्होंने कहा जी मैं तो करूंगा, जो सच है वो बोलूंगा, मैं तो वर्कर हूँ, मैं मेहनत करके आया हूँ, किसी के बाप का एहसान नहीं है। पीटीआई में ये जो मुझे आज मकाम मिला है ये मेरी मेहनत की वजह से मिला है, उन्होंने ठोक बजा कर कहा। और ये बात भी ठीक है अली साहब, देखें इमरान खान के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चाहे वो आपकी मुखालिफ जमात है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इमरान खान के क्रेडिट उसका है कि इमरान खान के बाद शेर अफजल साहब जो हैं वो दूसरे ऐसे लीडर हैं जो क्राउड पुलर है। वो जहां पर खड़े होते हैं, जहां पर जाते हैं, उन्होंने बड़े बड़े इलेक्शन में जलसे किए हैं। अभी भी आप एक मुझे बात बताएं, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के अलावा कोई ऐसा बंदा है जो उनके मुकाबले पर जलसा कर सके? नहीं कर सकता। वो जिस टीवी टॉक शो में जाते हैं, मैं आज हैरान था कि काशिफ बासी एक मतलब कि 20 साल पुराना प्रोग्राम कर रहा है, उसके प्रोग्राम में मैंने हमेशा 2-3 मेहमानों को देखता, उसके साथ वन विंडो पे बैठ के प्रोग्राम कर रहा था, क्योंकि एयर भाई को भी पता है कि ये प्रोग्राम बिकना है, क्योंकि उसकी बातें बिकती हैं, लोग उसकी बातें पसंद करते हैं। उसका जो सीधा सीधा एक जवाब होता है, जो सीधा सीधा रवैया होता है, वो जो देसी बातें करता है, वो जो डर खौफ मतलब नहीं करता, वो कहता है मैं मानता हूँ कि ये जो लोग पार्टी को छोड़, उसने तो कहना जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको वापस आना चाहिए। तो शेर अफजल मरवत ने कहा है कि जिसने पार्टी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ ट्वीट भी की है, उसको भी वापस नहीं आना चाहिए। ऐसे बात कौन कर सकता है? तो मैं तो आप दूसरी पार्टी से हैं, मैं बड़ा फैन हूँ, मुझे टाइम था, मैंने आज सोचा था कि कहीं से ढूंढो आके आपका इंटरव्यू करें, लेकिन चले अब तो एक आध दिन रह गया, पाकिस्तान में तैयारी है पाकिस्तान से जाने की, अल्लाह ताला की ज़ात खैर खैरियत से आपसे रखे। तो फिर अगर वापसी होती है तो फिर इंशाल्लाह ताला ढूंढेंगे उनको, बल्कि हो सकता है टेलीफोन पे भी ढूंढ ले, जैसे हम पहले इंटरव्यू करते हैं, तो उनके साथ कोई टाइम बनाए तो उनसे ये बड़ी मज़े की बातें हम करेंगे। अली साहब तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि मैं तो खुद अपने आप में पार्टी हूँ। बाकी वो जो अभी आपने बात की ना कि वो सोलो गेस्ट हो गए हैं जी, सोलो बैठते हैं, अब वन ऑन वन करते हैं। भाई वो पहले बैठते थे सेनेटर अफनान उल्लाह से जी साथ, तो अफनान उल्लाह की और उनसे खाते थे चपेड़े हैं जी, तो वो चपेड़ उनका ऐसी राज आई है। पहले कुब्बे नु लत वजदी ते कुब्बे दा लक सीधा हो जाता ना, कभी हो जाता, सोलो पे आ गए हैं। बहरहाल